और अमेरिका का असली संकट है होर्मुज को आजाद कराना। इसीलिए ट्रंप ने चीन की यात्रा की। भले ही ट्रेड और टेक समझौतों का हवाला दिया जा रहा हो, लेकिन ट्रंप का असली मकसद ईरान को इस बात पर सहमत कराना था कि वो होर्मुज का रास्ता खोल दे, क्योंकि होर्मुज की चाबी तेहरान में है और वो बिना बीजिंग के इशारे के इस लॉक को नहीं खोलने वाला है। ढील देना तो दूर, बल्कि ट्रंप की यात्रा के दौरान ही ईरान ने ओमान की खाड़ी में मालवाहक जहाजों को सीज करना शुरू कर दिया है। IRGC ने एक मालवाहक जहाज रोककर ईरान की तरफ मोड़ दिया और अमेरिकी सेना का नेवल ब्लॉकेड बेड़ा कुछ नहीं कर पाया। स्थिति ऐसी है कि अमेरिकी राष्ट्रपति से न जंग छेड़ी जा रही है और न ही जंग से निकल पा रहे हैं। इसी असमंजस का समाधान ढूंढने ट्रंप बीजिंग पहुंचे। ईरानी मीडिया की रिपोर्ट है कि IRGC ने एक मालवाहक जहाज को इंटरसेप्ट किया। यह जहाज फुजैरा से 70 किलोमीटर उत्तर पूर्व में ओमान की खाड़ी में था। ईरान का दावा है कि इस जहाज पर विस्फोटक गोला बारूद लदे थे। IRGC ने जहाज को सीज कर लिया। अब यह जांच की जा रही है कि इस पर लदे विस्फोटक किस देश के हैं। हुई शुआन नाम के इस जहाज पर होंडुरास का झंडा लगा था। यह फिशिंग सपोर्ट वेसल है और 1984 में बना था। और होर्मुज में 13 अप्रैल से अमेरिका की नाकाबंदी है, लेकिन इसके बावजूद IRGC ने मालवाहक जहाज पर कब्जा कर लिया है। यह जहाज UAE के फुजैरा पोर्ट से 70 किलोमीटर दूर था। IRGC ने इसे होर्मुज से बहुत दूर ओमान की खाड़ी में इंटरसेप्ट किया। यह सीधे सीधे US नेवल ब्लॉकेड को चुनौती देना है। होर्मुज के एंट्री पॉइंट पर भी US फौज IRGC को नहीं रोक पाई। IRGC की नेवल विंग इस जहाज को ईरानी तट की ओर ले गई और अमेरिकी सेना देखती रही कि होर्मुज जल्द खुलेगा और तेल के दाम भी घटेंगे। चीन और अमेरिका इस पर एक राय है कि होर्मुज का सैन्यीकरण नहीं होना चाहिए। भले ही ट्रेड और टेक समझौतों का हवाला दिया जा रहा हो, लेकिन ट्रंप का असली मकसद ईरान को इस बात पर सहमत कराना था कि वो होर्मुज का रास्ता खोल दे, क्योंकि होर्मुज की चाबी तेहरान में है और वो बिना बीजिंग के इशारे के इस लॉक को नहीं खोलने वाला है। ढील देना तो दूर, बल्कि ट्रंप की यात्रा के दौरान ही ईरान ने ओमान की खाड़ी में मालवाहक जहाजों को सीज करना शुरू कर दिया है। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि होर्मुज संकट का कारण इजरायल और अमेरिका का आक्रमण है। इसका स्थायी समाधान होना चाहिए। इस जंग से वैश्विक अर्थव्यवस्था, सप्लाई चेन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और ऊर्जा सुरक्षा पर खतरा पैदा हो गया है। ईरानी मीडिया की रिपोर्ट है कि IRGC ने एक मालवाहक जहाज को इंटरसेप्ट किया। यह जहाज फुजैरा से 70 किलोमीटर उत्तर पूर्व में ओमान की खाड़ी में था। ईरान का दावा है कि इस जहाज पर विस्फोटक गोला बारूद लदे थे। IRGC ने जहाज को सीज कर लिया। अब यह जांच की जा रही है कि इस पर लदे विस्फोटक किस देश के हैं। हुई शुआन नाम के इस जहाज पर होंडुरास का झंडा लगा था। यह फिशिंग सपोर्ट वेसल है और 1984 में बना था। और 14 मई को दुबई के पास लग्जरी यॉट पर हमला हुआ। धमाके के बाद यह यॉट लपटों से घिर गई। दावा है कि यॉट पर हमला IRGC ने कराया था। रबर बोट से कुछ लोग यॉट के करीब पहुंचे और उसमें विस्फोटक लगा दिए। कुछ देर बाद यॉट में भीषण धमाका हुआ। दावा यह भी है कि लग्जरी यॉट इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद से जुड़ा हुआ था और कहा जा रहा है कि हमले के वक्त यॉट में मोसाद के एजेंट्स भी थे। कि 2015 का JCPOA समझौता ईरान का संवर्धित यूरेनियम खत्म करने में कामयाब था। हमने ये काम बिना एक मिसाइल फायर किए कर लिया था, ना हमने आम नागरिकों की हत्या की। बीते 5 दिन से रूस ने यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए। ट्रंप की चीन यात्रा के दौरान इनकी रफ्तार और बढ़ गई। अब रिपोर्ट है कि रूस के ड्रोन यूरोप के लिए एटमी खतरा बन सकते हैं। IAEA ने इस पर चेतावनी जारी कर दी है और कहा है कि रूस के हमले किसी दिन पूरे यूरोप को रेडिएशन की आंधी में धकेल सकते हैं। उधर यूक्रेन ने भी इन हमलों का बदला लेने के लिए रूस के शहरों पर बारूद बरसाया है। दोनों तरफ स्थिति घातक है। देखिए कैसे जंग के इस नए फेज में रूसी ड्रोन परमाणु खतरे का अलार्म बजा रहे हैं। दक्षिण यूक्रेन, रिनवे, खमेलनित्स्की और चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास 160 से ज्यादा ड्रोन देखे गए हैं, जो परमाणु सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा कर रहे हैं। रूसी हमले से प्लांट की बिजली कटी तो रिएक्टर के कूलिंग सिस्टम को नुकसान पहुंचने का डर है। रिनवे परमाणु संयंत्र पश्चिमोत्तर यूक्रेन में रिनवे के वराश शहर के रिहायशी इलाके से सटा है। इस प्लांट के करीब भी रिहायशी इमारतों पर हमले हुए। रूस के हमले में 3 लोगों के मारे जाने की खबर है। खमेलनित्स्की न्यूक्लियर पावर प्लांट पर भी रूसी बारूद का खतरा मंडरा रहा है। ये प्लांट पश्चिमी यूक्रेन के नेतिशिन शहर में है। यहां भी ड्रोन अटैक किए गए और भारी नुकसान हुआ। चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट बेलारूस की सीमा के करीब और कीव से लगभग 100 किलोमीटर उत्तर दिशा में है।
इसके करीब भी ड्रोन हमले की वजह से आग लग गई। रूस ने कीव के रिहायशी इलाके पर मिसाइल हमला किया। यूक्रेन के मुताबिक इस हमले में रूस ने नई मिसाइल KH-101 का इस्तेमाल कर हाई राइज बिल्डिंग को निशाना बनाया, जिसमें 16 लोगों की मौत हो गई। रूस ने पश्चिमी यूक्रेन के इलाकों पर 150 से ज्यादा ड्रोन से हमले किए, जिसे यूक्रेन की सेना ने नाकाम कर दिया। उसके बाद रूस ने ओडेसा में एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। 4 एनर्जी यूनिट पर हमले किए, जिसमें लगभग 3000 घरों की बिजली गुल हो गई। ऊर्जा ठिकानों को भारी नुकसान हुआ। यूक्रेन ने जवाबी कार्रवाई करते हुए रूस की रियाजान तेल रिफाइनरी को टारगेट बनाया। हमले के बाद रिफाइनरी में भीषण आग लग गई। रूस की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरियों में से एक रियाजान तेल रिफाइनरी हर साल 17.1 मिलियन टन से ज्यादा तेल का उत्पादन करती है। रूस के हमलों की रणनीति को समझते हुए यूक्रेन भी रूस की भाषा में जवाब दे रहा है। 14 मई को अस्त्राखन रिफाइनरी पर हुए ड्रोन हमले की वजह से उसका प्रोडक्शन ठप पड़ गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने सेकेंड आर्मर्ड ब्रिगेड कॉम्बैट टीम के लिए लगभग 4700 सैनिकों की पोलैंड और पूर्वी यूरोप में प्रस्तावित तैनाती रोक दी है। इतना ही नहीं, जर्मनी में लंबी दूरी की मिसाइल बटालियन की तैनाती भी रद्द कर दी गई, जबकि करीब 5000 अमेरिकी सैनिकों को जर्मनी से वापस बुलाने की तैयारी की खबरें हैं। फिनलैंड के हेलसिंकी एयरपोर्ट के आसपास संदिग्ध ड्रोन गतिविधि और GPS जैमिंग की खबरों ने नेटो को अलर्ट कर दिया। आशंका जताई गई कि रूस की इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग की वजह से यूक्रेन युद्ध में इस्तेमाल होने वाले ड्रोन रास्ता भटककर फिनलैंड के एयर स्पेस तक पहुंच सकते हैं। जंग के भी कुछ नियम होते हैं, लेकिन जब विनाश का भूत सिर पर सवार हो जाए तो नियम मलबे में तब्दील हो जाते हैं और उसूलों का सरेआम कत्ल कर दिया जाता है। बेंजामिन अब लेबनान में इसी तरह की तबाही मचा रहे हैं। फास्फोरस बॉम्ब से हमला करके बता दिया है कि लेबनान अब दूसरा गाजा बनने जा रहा है, क्योंकि अब मौत बनकर बरस रहे हैं फास्फोरस बम। आधी रात फास्फोरस बम से हमले किए गए। दक्षिणी लेबनान को टारगेट किया गया। बेरूत और दायरे में सबसे ज्यादा हमले हुए। दरअसल फास्फोरस बम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरी तरह प्रतिबंधित है। फास्फोरस बम हड्डियां तक पिघला देता है। रूस भी यूक्रेन में इनका इस्तेमाल कर चुका है। दक्षिणी लेबनान के आसमान से रात के अंधेरे में जो सफेद रोशनी गिरती दिखाई दे रही है, वो कोई आतिशबाजी नहीं है, वो मौत का दूसरा नाम व्हाइट फास्फोरस है। दावा किया जा रहा है कि इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान के अली अल ताहिर इलाके सहित कई रिहायशी बस्तियों पर आधी रात को ताबड़तोड़ फास्फोरस बम गिराए। हालांकि इजरायल ने हिजबुल्लाह के हमले रोकने का नया प्लान बनाया है। रॉकेट और ड्रोन के लिए जाली लगाई जा रही है। अभी तक 1,58,000 वर्ग मीटर की जाली सैनिकों को बांटी जा चुकी है और 1,88,000 वर्ग मीटर अतिरिक्त जाली खरीदने के ऑर्डर दे दिए गए हैं। और अमेरिकी संसद में तीसरी बार वॉर पावर्स एक्ट प्रस्ताव गिर गया है। यह खबर ईरान जंग में उलझे डोनाल्ड ट्रंप के लिए फौरी राहत लेकर आई है। ईरान जंग की वजह से अमेरिका में भी महंगाई आसमान छू रही है। नवंबर में होने वाले मिड टर्म इलेक्शन से पहले डेमोक्रेट्स ट्रंप की घेराबंदी करने की कोशिश कर रहे हैं और इस मिशन में कुछ रिपब्लिकन्स भी शामिल हैं। अमेरिका का एक कानून है जिसे वॉर पावर्स एक्ट कहते हैं। इस कानून के तहत राष्ट्रपति बिना कांग्रेस यानी संसद की मर्जी के सिर्फ 60 दिनों तक ही जंग लड़ सकते हैं। हालांकि ईरान जंग को लेकर यह डेडलाइन 1 मई को खत्म हो गई थी। समय सीमा के बाद भी संसद की नई मंजूरी के बिना सेना के इस्तेमाल को लेकर विवाद है। और ईरान जंग से वैश्विक हालात बिगड़ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ईरान जंग चीन के लिए फायदे का सौदा साबित होती नजर आ रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने के बाद से ईंधन संकट से चीन के क्लीन एनर्जी सेक्टर की डिमांड बढ़ गई है, जिस वजह से बिना जंग लड़े चीन इस जंग में विजेता बनकर उभर रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन के इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियों का निर्यात कुल निर्यात का 53% हो गया है, जो पिछले साल की तुलना में 100% से ज्यादा का इजाफा है। ये निर्यात खासतौर से एशिया और यूरोप में हो रहा है। मार्च में बैटरी निर्यात भी 44% तक बढ़ा है।